हेलो, कैसे हैं आप लोग। और अब हम लोग अप्रैल महीने का करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अप्रैल मंथ में, क्योंकि ज़्यादा डेवलपमेंट हुई नहीं है। तो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट करंट अफेयर। पहला आता है स्पेस सिस्टम डिजाइन लैब। क्या चीज़ है ये, देखिए इनोग्रेट की गई है अहमदाबाद में, गुजरात स्टेट में। तो द स्पेस सिस्टम डिजाइन लैब वॉज इनोग्रेटेड रिसेंटली इन अहमदाबाद बाय द इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर इन स्पेस। किसके द्वारा की गई है? इन स्पेस। इन स्पेस क्या है इसका, देखिए हेडक्वार्टर भी आपको याद रखना है, इट इज इन अहमदाबाद। ये क्या है, ये इसरो के ही एक छोटी सी ब्रांच है, एजेंसी है, ऑटोनोमस एजेंसी है, जो ये काम करती है कि प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट बढ़ाती है। जैसे हम लोग जानते हैं कि अमेरिका के अंदर स्पेस एक्स है, जो गवर्नमेंट की नासा है, लेकिन प्राइवेट कंपनी भी है स्पेस एक्स। इंडिया में जो भी चीज देखने को मिलती है, मोस्ट ऑफ थिंग्स आर रिलेटेड टू दी इसरो ओनली। तो इंडिया के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो प्राइवेट सेक्टर का जो पार्टिसिपेशन बहुत कम है। जो ये इन स्पेस है वो यही काम करती है कि प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट को बढ़ाती है। अभी इन स्पेस सिस्टम डिजाइन लैब क्यों बनाई गई है? To help space startups turn their innovative ideas into implementation model more quickly and reduce research and development cost। होता क्या है कि किसी पास कोई आइडिया है, कोई स्टार्टअप एक आइडिया है, उसको हेल्प करेगी ये कि जो उनका आइडिया है उसको एक सही से कॉन्क्रेटाइज किया जा सके। ठीक है, तो आपको याद रखना है कहां पर इसका, अहमदाबाद में इनोग्रेट की गई है, और जो इन स्पेस का हेडक्वार्टर भी आपको अहमदाबाद में ही देखने को मिलेगा। फिर आता है शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद। ये न्यूज में है, न्यूज में क्यों है कि शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद वाज रिसेंटली नेम्ड द क्राउन प्रिंस ऑफ अबू धाबी। जो दिस इज द ऑयल रिच कैपिटल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट एमिरेट। ही इज द एल्डर सन ऑफ द यूएई प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। तो आपको इतना याद रखना है, एक बेसिक जीके का पार्ट है कि रिसेंटली दिस पर्सन वाज इन न्यूज। तो ये क्या है, ये जो अबू धाबी के क्राउन प्रिंस को नॉमिनेट किया गया है, मतलब सेलेक्ट किया गया है। नॉमिनेट तो क्या ही होगा इसमें। देख लेते हैं यूएई के बारे में। तो देखिए यूएई क्या है कि इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। सो देर आर टोटल 7 एमिरेट। एमिरेट का मतलब क्या होता है, समझ लीजिए स्टेट्स, प्रोविंस। जैसे इंडिया के अंदर मान सकते हैं कि जब इंडिया आजाद हुआ था तो लगभग 565 समथिंग स्टेट्स हुआ करते थे, प्रिंसली स्टेट्स। ऐसा समझ लीजिए कि एक तरह से उनकी किंगडमशिप टाइप का कुछ चलता है। तो एक अबू धाबी है, एक दुबई है, शारजाह है, और ऐसे ही सबके टोटल नाम है। सो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अबू धाबी। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट करंट अफेयर। नेक्स्ट जनरेशन मैरीटाइम मोबाइल कोस्टल बैटरीज लॉन्ग रेंज। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है NGMMCBLR। सो दैट इज द नेक्स्ट जनरेशन मैरीटाइम मोबाइल कोस्टल बैटरीज। सो द डिफेंस मिनिस्ट्री रिसेंटली साइंड डील, जिसकी कॉस्ट लगभग 1700 करोड़ रुपीज है, फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन मैरीटाइम मोबाइल कोस्टल बैटरीज लॉन्ग रेंज, कॉमनली नोन एज NGMMCBLR। This deal is combination with the ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल क्या है? देखिए ब्रह्मोस मिसाइल एक सिस्टम है जिसके अंदर इंडिया और रशिया दोनों ही कंट्रीज ने इस मिसाइल को डेवलप किया है। अब ब्रह्मोस को जो नाम आया है, जो ब्रह्मोस है यह है ब्रह्मपुत्र, इंडिया की ब्रह्मपुत्र नदी से, और रशिया की मोस्कवा रिवर से। सो ब्रह्मोस, ठीक है, तो उसका नाम पड़ गया ब्रह्मोस मिसाइल, जो कि विल स्ट्रेंथन इंडियन नेवी मैरीटाइम स्ट्राइक कैपेबिलिटीज अलोंग द कोस्ट। तो हम लोग जानते हैं जो इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वो लगभग कितनी है, लगभग 7500 किलोमीटर, 7,500 किलोमीटर है। तो इसलिए वनरेबिलिटी रहती है, खासकर ऐसे नेबर्स हैं हमारे, खासकर चाइना हो गया तो कुछ ही प्रॉब्लम हो सकती है। उधर पाकिस्तान है, इधर श्रीलंका है, तो यहाँ पर भी प्रॉब्लम रहती है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसको यहाँ पर इंश्योर कर दिया जाएगा कोस्टल रीजन में, जिससे कि हमारे जो इंडिया की सिक्योरिटी है उसको सिक्योर किया जा सके। सो इज एम टू एनकरेजिंग डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन दी अचीव सेल्फ रिलायंस। ठीक है, एक प्रॉब्लम ये भी है इंडिया की, जो हमारा डिफेंस सेक्टर है उसमें बहुत सारी चीजें हम लोग बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तो इंडिया जो ये चीज जो टारगेट है वो ये है कि हमें अपने ही डिफेंस में सेल्फ रिलायंस बनना है। हम मैन्युफैक्चर भी कर पाए, प्रोड्यूस भी कर पाए, हम किसी और कंट्री पर डिपेंडेंट ना हो। ठीक है, सो द नेक्स्ट जनरेशन मैरीटाइम मोबाइल कोस्टल बैटरीज लॉन्ग रेंज इज अ वेपन सिस्टम डिजाइन बाय टू मोबाइल इन द बैटलफील्ड। तो कहीं लड़ाई हो रही है उसको मोबाइल मतलब मूवेबल है, लेकर इंस्टॉल किया जा सकता है। इट विल बी डिप्लॉयड अलोंग द इंडियन कोस्ट। तो जो अपने इंडियन कोस्ट है उसको वहां पर हम लोग उसको डिप्लॉय करने वाले हैं। इज इक्विप्ड विद सुपरसोनिक ब्रह्मो मिसाइल। सुपरसोनिक है, ठीक है, सोनिक का मतलब होता है साउंड की, जो साउंड की वेव से जाते चलती हैं, स्पीड होती है, उसको बोलते हैं सुपरसोनिक। which can be used to target enemy platform operating close to the Indian coast। तो अगर मान लीजिए कोई आता है, एनिमी आता है, तो यहाँ पर इंस्टॉल करके उनको
मारा जा सकता है। सो दिस वेपन सिस्टम विल सिग्निफिकेंटली इनहेंस द इंडियन नेवी मैरीटाइम स्ट्राइक कैपेबिलिटीज। ठीक है, फिर हम देखते हैं कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। ये क्या हुआ है? द कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस इज एन एनुअल इवेंट वेयर इंडियन टॉप मिलिट्री कमांडर come together to discuss and brainstorm and military matters and national securities। होता क्या है कि जितने भी इंडिया के जो मेन मिलिट्री कमांडेंट्स हैं वो सब वो मिलते हैं एक जगह पर। हमारे मोदी जी यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है, तो अजित डोभाल जी ये रहे, तो जो भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं इंडिया की सिक्योरिटी के लिए वो मिलते हैं और डिस्कस करते हैं कि जो भी थ्रेट्स हैं, जो पॉसिबिलिटीज हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या अपनी इंडिया की सिक्योरिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है, उसके लिए क्या क्या इनिशिएटिव लेने होते हैं, तो डिस्कस किए जाते हैं। सो द कॉन्फ्रेंस सर्व्स एज अ प्लेटफॉर्म फॉर द कंट्रीज मिलिट्री लीडर्स टू एनहेंस आइडियाज, रिव्यू टू द प्रिपेयर्डनेस ऑफ द आर्म फोर्स एंड डिस्कस द वे फॉरवर्ड। अब इस बार का याद रखना है कि जो थीम है वो है रेडी, रिसर्जेंट एंड रिलेवेंट। ठीक है, सो दिस ईयर द थीम ऑफ द सीसीसी वाज रेडी, रिसर्जेंट एंड रेलेवेंस। अगर आपको एग्जाम में एक तरीका और बताता हूँ याद करने का, जैसे हम लोग जानते हैं कंबाइंड कमांड दैट्स कॉन्फ्रेंस, तो सीसीसी है, ऐसे हम लोग देखेंगे तो आर आर आर, तो हम लोग ऐसा याद कर सकते हैं एग्जाम परस्पेक्टिव के लिए कि अगर इसकी पूछी जाती है तो आर आर से है, तो लाइक तो इस तरह से भी याद कर सकते हो। क्योंकि होता क्या है जब एग्जामिनर क्वेश्चन बनाते हैं तो वो इतने हमें तो लगता है कि करंट अफेयर याद कर लिया है, लेकिन एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए आपसे ऐसे क्वेश्चन, ऐसे वर्ड यूज किए जा सकते हैं जो आपको कंफ्यूजन में डाल सकते हैं। तो ऐसे के लिए क्या हो, न्यूमेरिक्स वगैरह कुछ भी करके याद कर लिया जा सकता है। सो द ऑब्जेक्टिव वाज टू असेस द प्रोग्रेस मेड बाय द आर्म फोर्स इन मीटिंग द चैलेंजेस ऑफ द मॉडर्न वॉरफेयर। अब मॉडर्न वॉरफेयर का मतलब क्या था? आज जो लड़ाई होती है, अब आज की लड़ाई ऐसी नहीं है कि जैसे आज से 100 साल पहले होती थी, या आज से 200 300 500 साल पहले भाला लेकर पहुंच रहे हैं हाथी से घोड़े से, फिर चेंज होगी। ठीक है, फिर क्या हुआ कि आर्म फोर्स आई, फिर टैंक सिस्टम आए, फिर एयरफोर्स आई। आज के टाइम के अंदर एयरफोर्स से ऊपर की चीजें कि साइबर वॉर हो सकता है, न्यूक्लियर वेपन्स की प्रॉब्लम आ सकती है, बायोलॉजिकल वॉरफेयर हो सकता है। ठीक है, सो मॉडर्न वॉरफेयर एंड इंश्योरिंग दैट दे रिमेन प्रोटेक्टेड, रेजिलिएंट एंड कैपेबल ऑफ द फुलफिलिंग देयर मैंडेट। ठीक है, तो फिर आता है कि सीपीटीटी एंड ब्रिटेन मेंबरशिप। देखिए क्या होता है सीपीपीपी का मतलब क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। ये क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे अभी। तो क्या हुआ? इज अ ट्रेड पैक्ट दैट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। हुआ क्या था कि जब टीपीपी जब 2017 में इसको लॉन्च करने की बात चल रही थी, लेकिन हुआ क्या कि 2017 आई थिंक 2 साल के बाद यूएसए ने, उसके अंदर यूएसए मेन पार्टी हुआ करता था टीपीपी के अंदर, इसका फुल फॉर्म क्या थी? ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। लेकिन क्या हुआ 2019 के आसपास यूएसए ने इसको मना कर दिया कि आई विल नॉट ज्वाइन दिस ट्रीटी। तो लेकिन जो बाकी के 10-11 कंट्रीज थे उन्होंने बोला कि ठीक है आप ज्वाइन मत कीजिए, हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। तो जो टीपीपी थी उसके फुल फॉर्म जो इसका चेंज करके नाम रख दिया कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। ठीक है, तो अभी क्या हुआ है, लेटेस्ट अपडेट क्या है कि ब्रिटेन ने ये बात की है कि हम लोग इंटरेस्टेड हैं इसको ज्वाइन करने के लिए। क्लियर? तो अगर हम बात करें ब्रिटेन का, आपके मन में आ सकता है सर ब्रिटेन को ऐसा क्या हुआ? क्योंकि कुछ 4-5 साल पहले की बात है, आपने देखा होगा ब्रेक्जिट हुआ, तो अब यूरोप से ब्रिटेन बाहर निकल ही चुका है। अब उसको एक नया ग्रुप चाहिए जहां पर अपने पार्टनरशिप को, जहां पर अपने ट्रेड कॉमर्स को प्रमोट कर सके। तो एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्या है ये ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप जो कंट्रीज हैं वो ये कंट्रीज हुआ करते थे, ये जो कंट्रीज हैं। फिर यूएसए ने इसको मना कर दिया कि अब हम लोग ज्वाइन नहीं करेंगे। सो इन 2016 12 कंट्रीज साइन द ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप आफ्टर द यूनाइटेड नेशंस विथड्रॉन 2017। हाउएवर द रिमेन 11 नेशंस एग्री टू रिवाइज द डील। तो उन्होंने बोला ठीक है, अगर आप ये टोटल जापान, वियतनाम, ब्रुनेई, मलेशिया, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चिले, पेरू, मैक्सिको एंड कनाडा एंड यूएसए हुआ करता था, यूएसए ने मना कर दिया। टोटल जो 11 कंट्रीज है इस कंट्रीज को उन्होंने बोला कि हम लोग ट्रेड कंटिन्यू करेंगे। फिर आता है कि इंटरनेशनल डे ऑफ कंसाइंस। क्या है? द इंटरनेशनल डे ऑफ कंसाइंस इज एन एनुअल वर्ल्ड वाइड अवेयरनेस इवेंट सेलिब्रेटेड ऑन द 5 अप्रैल। हर साल की 5 जो अप्रैल होती है और उसको मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ कंसाइंस। ठीक है, इट केम इनटू द एग्जिस्टेंस ऑन द 25 जुलाई 2019 व्हेन द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली यूएनजीए पास्ड अ रेजोल्यूशन एंटाइटल्ड प्रमोटिंग द कल्चर ऑफ द पीस विद लव एंड कंसाइंस एंड डिजिग्नेटेड द अप्रैल 5 एज इंटरनेशनल डे ऑफ कंसाइंस। ठीक है, तो इस बार की थीम क्या है? बिल्डिंग ए कल्चर ऑफ पीस। फिर देखते हैं इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस एंड असिस्टेंस इन माइन एक्शन। तो ये क्या है? 4 अप्रैल को इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? टू मार्क एज अ इंटरनेशनल डे ऑफ माइन अवेयरनेस एंड एड इन द माइन
action, the day is observed annually to raise awareness about the danger of the explosive mines action and to support the elimination of the landmines and explosive remnant of the war. ठीक है, the observance aim to promote safety, healthy and lives of the civilian worldwide. So theme क्या है? The theme of International Day of the Mine Awareness and Assistance is mine action cannot wait. Mine action cannot wait. तो आप इसको याद रख लीजिए, ये 4 अप्रैल है और उसका थीम क्या है, ये है, ठीक है। फिर आता है इरावकुलम नेशनल पार्क। देखिए जो इरावकुलम नेशनल पार्क है ये न्यूज में है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जीके बन जाता है अगर आप कोई भी एग्जाम तैयारी कर रहे हैं आसपास के किसी, अगर आपका मई जून जुलाई अगस्त मतलब 3-4 महीने के बाद आपका एग्जाम है तो नॉर्मली क्या होता है, छोटे मोटे एग्जाम होते हैं वो पिछले 2-3-4 महीने करंट अफेयर पूछते हैं। तो अगर मान लीजिए आपका एग्जाम अगस्त में है, मुझे पता नहीं है लेकिन मान लीजिए आपका एग्जाम कोई भी एग्जाम अगस्त में है तो आपके लिए जुलाई जून मई ये 3-4 अप्रैल तक, अप्रैल से लेकर जुलाई तक का करंट अफेयर इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो इरावकुलम नेशनल पार्क जो है इट इज 97 किलोमीटर नेशनल पार्क लोकेटेड इन इदुक्की एंड एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट ऑफ द केरला। तो ये कहां पर मिलेगा आपको? केरला में देखने को मिलेगा, जो 1978 में उसको स्टेब्लिश किया गया था। इट इज द फर्स्ट नेशनल पार्क इन द स्टेट, और केरला में पहला स्टेट जो पहला नेशनल पार्क हुआ था उसका नाम था एर्नाकुलम नेशनल पार्क। एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द केरला डिपार्टमेंट ऑफ द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। मुन्नार वाइल्ड लाइफ ये हमारे किसी काम का नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ये क्या हुआ इसमें। देखिए पहले तो इसी देख लेते हैं, केरला के और भी नेशनल पार्क हैं जैसे साइलेंट वैली नेशनल पार्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये। और एर्नाकुलम नेशनल पार्क तो हम बात ही कर रहे हैं, अन्नामुलाई शोला नेशनल पार्क और पेरियार नेशनल पार्क, ये इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं जो आपको याद करना ही है। सो एर्नाकुलम नेशनल पार्क हैज अ न्यू अट्रैक्शन, मतलब न्यूज में क्यों है कि फेरनेरियम क्या चीज दिखाऊंगा अभी, विच इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द हिल स्टेशन। फर्नेरियम इज एन कलेक्शन ऑफ द फंड, मतलब फंड का मतलब क्या होता है इसका हिंदी का तो मुझे नहीं पता है, लेकिन ऐसे प्लांट होते हैं जिसके अंदर हमें फ्लावर देखने को नहीं मिलता है, उतने हरे भरे पौधे जैसे हम लोग शेड्स में लगा देते हैं, उनको फंड बोला जाता है। दैट हैज बीन प्लांटेड सिंस द इनसाइड द पार्क। एज पर द ऑफिशियल 52 varieties of the fund has been already been planted and the plan is to cover of 104 varieties, मतलब इसकी जस्ट डबल करने की प्रोग्राम चल रहा है ऑफ द फंड दैट आर फाउंड इन द पार्क। तो जितने भी तरह के फर्म्स पाए जाते हैं इस नेशनल पार्क में और नेशनल पार्क उस तरह की फर्म को इम्प्लांट किया जाएगा सो दैट की अवेयरनेस प्रमोट किया जा सके। सो द न्यू अट्रैक्शन इन द एर्नाकुलम नेशनल पार्क सीक्स टू क्रिएट अवेयरनेस। ऑफ कोर्स जब हम लोग पढ़ रहे हैं इसके बारे में तो ये भी अवेयरनेस का पार्ट है, आप भी समझ रहे हैं क्या चीज होती है। आप वहां पर जाएंगे तो उसके लिए अवेयरनेस स्प्रेड होगी। एंड द पार्क बायोडाइवर्सिटी, दिस विल हेल्प इन प्रोमोटिंग इको टूरिज्म और कंजर्वेशन ऑफ द पार्क। तो जो पार्क का कंजर्वेशन हेल्प करेगा और इको टूरिज्म को प्रमोट करेगा। आपने सुन लिया है, कभी आपका मन करे वहां जाने का तो आपको याद रहेगा, तो अगर आपको मौका मिलेगा तो आप सोचेंगे कि हाँ इसके बारे में तो देख के चलते हैं, है ना, तो इससे टूरिज्म को भी बूस्ट मिलेगा। तो इस तरह का है कि इन द फर्स्ट एर्नाकुलम नेशनल पार्क गेट्स अ फेरेनियम, ठीक है। सो यहाँ पर ऐसा कुछ होता है, देखे होंगे आपने प्लांट्स वगैरह, ठीक है। फिर आता है कि माउंट किलिमंजारो एंड द प्रमोशन ऑफ द गद्दी कल्चर। क्या हुआ है, देखिए अंजलि शर्मा जी हैं, आप माउंटेनियर फ्रॉम इंडिया, तो इंडिया के माउंटेनियर हैं, हैज मेड हिस्ट्री बाय सक्सेसफुली स्केलिंग द पीक ऑफ द माउंट किलिमंजारो इन द साउथ अफ्रीका। मतलब क्या है कि माउंट किलिमंजारो कहां पर देखने को मिलेगा आपको? पहले तो आप समझिए तंजानिया में आपको मिलेगा, जो कि एक साउथ नहीं है, इट इज अफ्रीकन कंट्री, एक अफ्रीकन कंट्री है तंजानिया, वहां पर आपको किलिमंजारो देखने को मिलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट जीके को पार्ट है। वाइल वेयरिंग ए ट्रेडिशनल गद्दी ड्रेस, तो उन्होंने उसको इस माउंटेन पर चढ़ी हुए और साथ साथ क्या हुआ, जो ड्रेस पहनी हुई थी उन्होंने अपने लोकल जो इन हिल रीजन में गद्दी ड्रेस पहनी जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोनचड़ी, LAUNCHD। तो प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकती है लेकिन आपको याद रखना है। शी इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू अचीव दिस फीट while wearing the गद्दी costume and she aim to promote गद्दी culture on the mountain peaks। तो of course आप हम इस तरह कपड़े पहन के जाते हैं तो कहीं ना कहीं अपने कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, है ना। तो इससे क्या होगा कि जो गद्दी कल्चर है उसको रिकॉग्निशन मिलेगी, आप भी इसको पढ़ रहे हैं इसीलिए। तो देखिए माउंट किलिमंजारो देखने में ऐसा कुछ लगता है, ये इस तरह का है और उसकी लोकेशन कहाँ पर है, ये तंजानिया है। और जो ये कंट्री है ये जो है ये इट इज कीनिया, मतलब इसको मैं नीचे लिखता हूँ, जो ये कंट्री है इट इज कीनिया और तंजानिया के बीच में कहीं लोकेटेड है माउंट किलिमंजारो। देखने में ऐसा लगता है दुनिया ये फ्री। देखिए माउंटेन कई सारे तरह के हो सकते हैं, एक हो सकता है चेन हो सकती है, जैसे हिमालयन की रेंजेस हैं, हिमालय की जो अगर रेंजेस देखेंगे तो लाइक ऐसी रेंजेस हैं, यहाँ पर माउंटेन इस तरह की रेंजेस बनी हुई है।
अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे ऊंचा पहाड़ जो अकेला है, लाइक स्टैंड अलोन, मतलब सिंगल वो है, तो इट इज माउंट किलिमंजारो। ये क्या हुआ, ये एक्चुअली एक्टिव वोल्केनो हुआ करता था, लेकिन अब आज के टाइम में ये डोरमेंट हो चुका है। मतलब वोल्केनो का मतलब होता है ज्वालामुखी, एक बार फटे उसको बोलो जो, अगर जो हद 5 साल 10 साल 15 साल में उनकी जो फ्रिक्वेंसी है वो लावा निकलता रहता है, उसको बोलते हैं एक्टिव वोल्केनोज। लेकिन अगर पिछले 50 60 साल 70 से उसमें कुछ हो नहीं रहा है तो हम उसको बोलते हैं डोरमेंट। तो मतलब इसमें क्या है कि एक टाइम हुआ होगा, लेकिन आज के टाइम में ये डोरमेंट है, इसके अंदर कुछ भी लावा कोई ऐसे कोई एक्टिविटी नहीं है। तो ये इस तरह से है। तो आपको याद रखना है कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जो पूरा अफ्रीका है, इस कॉन्टिनेंट की सबसे जो हाईएस्ट पीक है इट इज माउंट किलिमंजारो, जो कहां पर आपको देखने को मिलेगी, तंजानिया और कीनिया के बीच में माउंट किलिमंजारो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सो माउंट किलिमंजारो द हाईएस्ट माउंटेन इन अफ्रीका। सो माउंट किलिमंजारो इज द डोरमेंट वोल्केनो सिचुएटेड इन तंजानिया। इट इज द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द अफ्रीका। इट इज द हाईएस्ट समिट इन द कॉन्टिनेंट। तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में सबसे ऊंची इसकी समिट है, एंड द हाईएस्ट सिंगल फ्री स्टैंडिंग माउंटेन इन द वर्ल्ड, व्हेन विद इट्स समिट रीचिंग द एलिवेशन ऑफ 5895। तो आप समझ सकते हैं लगभग 6 किलोमीटर के आसपास की हाइट है, मीटर ऑफ द सी लेवल। अगर हम बात करें कि और कौन कौन से माउंटेन्स हैं जो हमें पता होना चाहिए, देखिए दुनिया की सबसे जो हाईएस्ट पीक है इट इज माउंट एवरेस्ट, जो कहां पर देखने को मिलेगी, नेपाल और चाइना के बीच में कहीं मिलेगी, जिसकी हाइट कितनी है 8848। अभी ये 2 साल पहले न्यूज में था, 2-3 साल पहले ये बोला गया है कि इसकी जो एक्चुअल हाइट है 8849 या फिर 8850। एक्चुअली 1.2 मीटर मुझे याद है, ये मैं बोला कि 8848 से 1.2 मीटर ऐड कर लीजिए, क्योंकि ये एक्टिव प्लेट्स हैं और इनकी जो हाइट है वो दिन ब दिन बढ़ रही है। ठीक है, तो वैसे नॉर्मली हमने क्या पढ़ा होता है 8848, लेकिन अगर आप इसका लेटेस्ट सर्च करेंगे, लिखिए गूगल पे जाके कि माउंट एवरेस्ट हाइट और न्यूज में क्लिक कीजिए तो आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे। उसके बाद हम आते हैं साउथ अमेरिका की कौन सी है, अकानकागुआ। तो ये अर्जेंटीना में देखने को मिलेगी, इसके बारे में बात कर चुका हूँ पुराने वीडियोस में। तो साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है उसकी सबसे हाईएस्ट पीक है अकोनकागुआ, ये अर्जेंटीना मिलेगा। नॉर्थ अमेरिका के अंदर ये मिलेगा देनाली, जिसकी हाइट लगभग 6000, इसके 7000 है, 6000 के आसपास है। फिर किलिमंजारो मिलेगी आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, और एल्ब्रूज जो है वो ये यूरोप की हाईएस्ट है, जो कि आपको रशिया में देखने को मिलेगा। और विंसेंट मैसिव जो मिलेगा आपको अंटार्कटिका में देखने को मिलेगा। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया के अंदर कोसियुसिस्को ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर ज्यादा हाइट देखने को नहीं मिलेगी, हाईएस्ट हाइट इज 2228 मीटर। तो इतनी तो इंडिया के अंदर बहुत बेसिक है। ठीक है, आपको ये बेसिक जीके है, आपको याद करना है, और ये बहुत ही लाइक इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दिस थिंग। फिर आता है बसोली पेंटिंग एंड जीआई टैग। देखिए होता क्या है, द वर्ल्ड फेमस बसोली पेंटिंग फ्रॉम द कथुआ डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। तो एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है कथुआ डिस्ट्रिक्ट, जो कि जम्मू कश्मीर में है, हैज ऑब्टेन्ड द ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन टैग। This is the first time in the history of the GI registered that Jammu region got a GI tag for the handicraft। और पहली बार ऐसा हुआ है कि GI टैग मिला है जम्मू कश्मीर वाले रीजन में हैंडीक्राफ्ट के लिए। होता क्या है GI टैग, ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन आप ऐसा मान के चलते हैं, लेट्स से कि सबसे पहले GI टैग मिला था वो मिला था दार्जिलिंग टी को। हम लोग सब जानते हैं कि दार्जिलिंग टी इज वेरी फेमस। तो अब एक मान के चलिए कि मैं रहता हूँ दिल्ली में और मैं दार्जिलिंग गया, दार्जिलिंग के मैंने क्या करा, वहां के जो टी प्लांट्स है उसको लेकर आ गया, और मान लेते हैं मैंने 10-12 प्लांट्स उठाए, और मैंने क्या करा, अपने लाइक दिल्ली में ऐसी कंडीशन पैदा करी, लाइक द टेम्परेचर मेंटेन किया मैंने। नॉर्मली वैसे दिल्ली में होगा नहीं, ये आपको हिली रीजन में चाहिए होता है। जो टी प्लांटेशन है उसके अंदर आपको लगभग 18 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए होता है, पानी रुकना नहीं चाहिए उसमें, और डायरेक्ट सनी लाइट इस तरह की होनी चाहिए। खैर, तो मान लीजिए वहां से हम सीड लेकर आया, और मैंने आपको दिल्ली में या फिर मे भी उत्तराखंड मान लेते हैं, वहां पर सेम क्लाइमेट है, वहां पर मैंने वो प्लांट लगा दिया। तो क्या लगता है आपको कि जो टी का टेस्ट होगा, जो टी की जो क्वालिटी होगी सेम रहेगी? नहीं, वो सेम नहीं होगी। लेकिन मैं तो बोल सकता हूँ ना कि दार्जिलिंग टी है, क्योंकि जो प्लांट है वो दार्जिलिंग उस वहां से लेकर आया हूं मैं। तो इसी को देखने के लिए कि ये देखा जाता है कुछ आइटम ऐसे होते हैं जो उसी पर्टिकुलर एरिया में ही सीमित है, मतलब अगर आपको क्वालिटी चाहिए आपको उस एरिया में जाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। अब ये है कि बसोली जो पेंटिंग है, हो सकता है कि जो आर्टिस्ट है शिफ्ट हो जाए, पर ये माना जाता है कि जो यहाँ का जो कल्चर है वो डिफरेंट है। तो किसी भी चीज को जीआई टैग दे दिया जाता है तो एक क्वालिटी को इंश्योर करता है कि अगर आपने दार्जिलिंग टी ली है, इसका मतलब क्या है, जीआई टैग का आप देखकर ले रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि दार्जिलिंग टी को सिर्फ दार्जिलिंग एरिया के अंदर ही, अगर वो सारी की सारी कंडीशन फुलफिल की जाती है, वो यूज कर सकते हैं। मैं प्लांट लेकर आया था मेरे एग्जाम्पल केस में, मैं उसको दार्जिलिंग टी के नाम से नहीं बेच सकता। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया वो कॉन्सेप्ट क्या होता है। सो जीआई टैग क्या है? जीआई ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन इज अ टाइप ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट।
ठीक है, ग्रांटेड टू द गुड्स दैट ओरिजिनेटेड इन ए स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल लोकेशन एंड हैव डिस्टिंक्ट नेचर, उसका नेचर एक पर्टिकुलर जगह पर होते हैं, उसका नेचर अलग है, क्वालिटी अलग है, एंड द कैरेक्टरिस्टिक दैट आर लिंक्ड टू दैट लोकेशन। जीआई टैगिंग प्रोवाइड लीगल प्रोटेक्शन to register product and promote economic prosperity for the producers and related stakeholders including contribution to the GDP of the country। और ये जो इवेंट हैं ये लगातार होते रहते हैं, आपको इन कमिंग डेज और भी जीआई टैग के बारे में सुनने को मिलेगा। वसली पेंटिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो वसली पेंटिंग इज नॉन फॉर दिस बोल्ड विटेलिटी ऑफ द कलर, तो आप देख सकते हैं बोल्ड कलर्स हैं, लाइंस। इट इज अ स्कूल ऑफ पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग दैट फ्lourished इन द इंडियन हिल्स स्टेट्स ड्यूरिंग द लेट 7th centuries एंड इंडियन सेंचुरीज। देखिए हुआ क्या था, देखिए अगर आप पेंटिंग के बारे में आपको हल्का सा बताऊं, पेंटिंग को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, मतलब वी कैन डिवाइड द पेंटिंग्स अकॉर्डिंग टू द साइज। साइज का मतलब होता है कि कितना बड़ा बनाया है। अगर हम बात करें कि बड़े पेंटिंग में एक हो सकता है बिग इन साइज, एक बोल सकते हैं हम लोग स्मॉल इन साइज। जब हम बिग के बारे में बात करते हैं, बिग का मतलब हो सकता है हम उसको बोलते हैं म्यूरल पेंटिंग। ठीक है, म्यूरल पेंटिंग मतलब दीवार पर बना दिया आपने और अपने सीलिंग में बना दी, बहुत बड़े एरिया में बनाई जाती है, उसको बोलते हैं म्यूरल पेंटिंग। जो छोटी पेंटिंग्स होती है उसको बोलते हैं मिनिएचर पेंटिंग। ठीक है, हम इससे डिवाइड कर सकते हैं मिनिएचर पेंटिंग। लेट से भी मैंने पेपर लिया और आपका इसका पोर्ट्रेट बना दिया, सो दिस इज कॉल्ड द मिनिएचर पेंटिंग। हो क्या रहा था कि देखिए जो मुगल एरा थी अपने इंडिया के अंदर, और वहाँ पर जो मुगल किंग्स हुआ करते थे वो अप्रिशिएट करते थे आर्ट को। तो चाहे हुमायूं हो, अकबर हो, शाहजहां, इन ये सब लोगों ने काफ़ी पैसे दिया करते थे आर्टिस्ट को, उनको प्रमोशन भी मिलता था। लेकिन हुआ क्या, मुगल में जब औरंगजेब आता है, औरंगजेब कुछ खास पसंद था नहीं है पेंटिंग वगैरह, तो उसने क्या करा, उनको मोटिवेट करना बंद कर दिया, पैसे देना बंद कर दिया यार, अप्रिशिएट करना बंद कर दिया। तो यहाँ से क्या हुआ कि मुगल रीजन से कुछ लोग तो चले गए हिली रीजन में, मतलब गढ़वाल रीजन में हो गया, हिमाचल का हो गया, उत्तराखंड का हो गया, कश्मीर का हो गया, हिली रीजन में। और कुछ लोग चले गए राजस्थान में, आज के प्रेजेंट राजस्थान में। जो यहाँ पर गए, यहाँ पर स्कूल डेवलप हुआ, उसको बोला जाता है राजस्थानी स्कूल, राजधानी स्कूल ऑफ पेंटिंग। तो यहाँ पर स्कूल डेवलप होता है, और जो हिली रीजन में होता है उसको बोला जाता है पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग। ठीक है, यहाँ पर पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग डेवलप हुआ। तो आई होप समझ में आ गया है। तो क्या है बहुत सारी जो पेंटिंग है, इट इज द पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग, यहाँ पर आपको जगह देखने को मिलेंगी। सो आज का डिस्कशन हम लोग यहाँ पर ही रखते हैं, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है, जिससे कि इस चैनल की ग्रोथ हो सके। सो थैंक यू फॉर योर टाइम, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।